अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज जो है हम बेसिकली पार्टिकल फ़िज़िक्स का जो पहला कंपोनेंट है, ठीक है, वो हम बेसिकली कवर करेंगे। और मैं जो है बेसिकली इसको छोटे छोटे उसको क्या बोलते हैं, मतलब छोटी छोटी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा ताकि इजी हो, कन्वीनियंट हो, आप लोग के लिए आसानी से आपको समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कैसे हुई, ठीक है। तो इसकी जो थोड़ी सी प्रीवियस कहानी हुई है कि पहले जो है ना हमने सोचा था प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। अब वो इसलिए बेसिकली हमने उसमें क्या बोला था कि एटम को किस तरह डिस्क्राइब किया था कि हमने कहा था कि बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है, ठीक है। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो बेसिकली जैसे खीर होती है ना, खीर, ठीक है, पुडिंग होती है जैसे, ठीक है। तो हमने बोला वो जो पुडिंग है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और उसमें जो बादाम वगैरह हैं, ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज, जैसे बादाम की तरह ऊपर से छिड़कते हैं ना, इस तरह रखा हुआ है, सही है। तो वो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या हमने उस मॉडल में क्या डिस्क्राइब किया कि एटम जो है एक स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज उससे बना हुआ है, और उसके अंदर टाइनी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड हुए हैं, सही है, ठीक है। तो तभी इसको प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करवाया, ठीक है। अच्छा, करवाया इसने, ठीक है। अभी वो डिटेल बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लो उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, एक अल्फ़ा पार्टिकल जो है उसकी हमने सोर्स रखी, ठीक है। और बेसिकली उस अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स से अल्फ़ा रेज निकल रही थी जो डायरेक्ट हो रही, जो हमने बेसिकली किसकी तरफ हमने डायरेक्ट की, एक थिन गोल्ड फॉइल की तरफ, ठीक है। अब इसको थिन क्यों रखा, 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁸ मीटर की थिकनेस थी इसकी। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते थे कि जो अल्फ़ा रे है आके टकराए तो सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम्स से टकराए। इनका जो अल्फ़ा रेज आके टकराए वो बेसिकली एटम्स, एटॉमिक लेवल पे बेसिकली हिट करे, और हमें एटम के अंदर के बारे में, गोल्ड के एटम के अंदर के बारे में स्ट्रक्चर्स का अंदाज़ा हो। और यहाँ पे हम डिटेक्टर लगे रहे थे, और यहाँ पे हमने एक ऐसी स्क्रीन लगाई थी जो बेसिकली अल्फ़ा रे जैसे उस पर टकराती थी तो वो ग्लो करती थी। तो हमें बेसिकली अंदाज़ा हो रहा था कि जब ये अल्फ़ा रे इस थिन गोल्ड फॉइल के थ्रू गुजर रही है तो बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही थी। अब वो क्या चीज़ें नज़र आ रही थी वो बताता हूँ। सो बेसिकली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमने कैसे डिस्क्राइब किया, जैसे अल्फ़ा रेडिएशन को हमने डायरेक्ट किया एट अ थिन गोल्ड फॉइल। और थिन गोल्ड फॉइल की वजह क्या थी कि हम चाह रहे थे कि सिंगल लेयर ऑफ एटम्स के ऊपर जाके ये रेज टकराएं और हमें एटम्स के बारे में पता चले। बेसिकली हमने एक्सपेरिमेंट एटॉमिक मॉडल जानने के लिए किया, ठीक है। अब बेसिकली हमें क्या नज़र आया, तो हमें ये नज़र आया कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो सीधी गुजर गई, ठीक है, या थोड़ी बहुत डेविएट हो गई। और बहुत कम ऐसी अल्फ़ा पार्टिकल्स, अल्फ़ा रेज थी जो बाउंस बैक की 180 डिग्री घूम के आ गई, यानी यूँ टकराई और बिल्कुल सोर्स की तरफ वापसी घूम के आ गई। बहुत कम है थी ऐसी, ठीक है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट से हमने कुछ कंक्लूजन निकाले, और यहाँ से हमें आइडिया हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाले कि हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल सीधी निकल गई, ये थोड़ी बहुत डेविएट हुई। तो हमें ये बात समझ में आई कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम क्या है, एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है भाई, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अब सम अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हम बात कर रहे थे कि जिन्होंने 180 डिग्री टर्न ले लिया, जो रिपेल हो गई, जो बिल्कुल बाउंस बैक हो गई, ठीक है, तो वो बहुत कम थी। तो सम अल्फ़ा पार्टिकल्स बाउंस बैक। तो इससे हमें ये पता चला क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल खुद पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर वो बाउंस बैक हुआ है इट मीन्स देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम। तो हमें ये बात समझ में आई कि भाई पॉजिटिव चार्ज तो है, अनदर पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर। दूसरा, हमें ये बात समझ में आई कि ज़्यादातर रेज तो सीधी जा रही हैं, बट बहुत कम प्रोपोर्शन ऑफ द रेज ऐसे है जो बाउंस बैक होके आ रही हैं, ठीक है। तो हमें ये बात समझ में आई कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेसिकली किसी टाइनी स्पेस में कंसंट्रेटेड है, ठीक है, एटम के अंदर। और उस टाइनी स्पेस को आज हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस। और देखो ये बात तुमने अपने कोर्स में हमेशा याद रखनी है कि साइज़ ऑफ एटम देखो 10⁻⁻10 मीटर है, और साइज़ ऑफ न्यूक्लियस क्या है, 10⁻⁻15। तो देखो न्यूक्लियस बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ एन एटम, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ पता होनी चाहिए और ये साइजेस याद होने चाहिए बच्चों। अच्छा, द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय अ पॉजिटिव न्यूक्लियस बट इलेक्ट्रॉन्स डोंट मूव टूवर्ड्स न्यूक्लियस, सही है।
अब बेसिकली हमें ये बात समझ में आ गई कि भाई अगर पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो जहाँ पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स भी है जो कि नेगेटिव चार्ज वाले हैं। तो अब ये बात भी प्रूव करनी थी कि भाई इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिव है तो वो बीच में जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है उसकी तरफ मूव नहीं कर रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। वही अट्रैक्शन को सर्क्यूलर मोशन ऑर्बिट के बेसिकली इसको आप समझ लो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होने में इस्तेमाल करें। तो द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव न्यूक्लियस बट इलेक्ट्रॉन डोंट मूव टूवर्ड्स न्यूक्लियस, यानी फोर्स है, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव क्या इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव क्या न्यूक्लियस, उनके दरमियान एक फोर्स है, अट्रैक्शन है, बट यही फोर्स यूटिलाइज हो रही है सर्कुलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस करने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली ये बात हमें समझ में आ गई, सिंपल ये बात समझ आ गई कि भाई एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन कौन सी फोर्स इस्तेमाल कर रहा है घूमने के लिए, तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो दो अपोजिट चार्ज वाले बॉडीज़ होती है तो उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है बेसिकली उसी को इस्तेमाल कर रहा है सर्कुलर मोशन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल सी बात, ठीक है, तो ये बेसिक बात तुम लोगों को समझ आनी चाहिए। जल्दी जल्दी करते हैं बेटा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। पार्टिकल्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज समझ आनी चाहिए। अच्छा, ये तुम ओ लेवल पे भी तुम लोग कर लेते हो, तो सिंपल सी चीज़ देखो, प्रोटॉन कहाँ होता है, इन न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन कहाँ होता है, इन न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन बेसिकली न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा होता है। अच्छा, अब तुम ओ लेवल में रिलेटिव चार्ज पढ़ते थे और ज़िंदगी भर यही याद हो गया था कि भाई प्रोटॉन +1 होता है, इलेक्ट्रॉन -1 होता है, लेकिन किसी ने ये बात बताई नहीं कि रिलेटिव मीन्स कंपैरेटिव, रिलेट कर रहे हैं, किसी और चीज़ से कंपेयर करके तुम्हें बता रहे हैं। तो रियलिटी में चार्ज कितना है, तो देखो प्रोटॉन का भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है और इलेक्ट्रॉन का भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो अगर देखा जाए तो दोनों का चार्ज इन मैग्नीट्यूड सेम है, तो तभी देखो दोनों का रिलेटिव चार्ज हमने क्या रखा है, कंपैरिजन दिखा रहे हैं। तो अगर इसका 1 है तो इसका भी 1 है। हाँ, फ़र्क क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमने यहाँ +1 लिखा, और ये नेगेटिव है तो यहाँ हमने -1 लिखा। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, सो रिलेटिव चार्ज भी 0 होगा और ओरिजिनल चार्ज भी उसका 0 होगा। अब याद है मास के अंदर भी हम क्या लिखते थे, रिलेटिव मास के अंदर ये भी कंपैरेटिव मास है, सही है, रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हम 1 लिखते थे और इलेक्ट्रॉन को 1/2000 लिखते थे। लेकिन इसका क्या मीनिंग था बच्चों, इसका मीनिंग ये था, असल में देखो तो प्रोटॉन का मास इतना होता है और न्यूट्रॉन का मास भी सेम होता है। तो हम क्या बता रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, तो हमने रिलेटिव मास में 1 क्यों लिखा, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि इन अमाउंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है, सेम है। अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास देखें तो दैट इज़ 9.11 × 10⁻31, सही है। तो अगर आप इस मास से इस मास को कंपेयर करें, ठीक है, तो हमें ये नज़र आएगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले 2000 टाइम्स कम है मास में। तो ये रिलेटिव मास तुम्हें रिलेट करके बता रहा है, कंपेयर करके बता रहा है। तो ये बेवकूफ़ी जो बेसिकली अक्सर हो जाती है हमसे एग्जाम में, उसी वजह से होती है कि हम कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ते हैं चीज़ें, सही, हमने सिर्फ रट ली होती है। तो रटना नहीं है बच्चों, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। अच्छा, अब प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर ये तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ क्योंकि हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, तो हम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है, हम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम पे फोकस करेंगे। तो हमने बेसिकली अब न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को किस तरह डिफाइन करेंगे, इस तरह डिफाइन करेंगे, वेयर ए इज़ न्यूक्लियन नंबर, वेयर जी इज़ प्रोटॉन नंबर, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि जो न्यूक्लियन नंबर होता है वो बेसिकली क्या है, आपका प्रोटॉन नंबर n जो है न्यूट्रॉन नंबर का सम होता है, यानी जो न्यूक्लियन नंबर है वो बेसिकली क्या है, आपको क्या बता रहा होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, अब एक चीज़ जो आपके ए लेवल में, ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें, इसलिए मैं पहले बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ बेटा। ये चैप्टर टोटल रिकॉल का है, तुम कितना अच्छी तरह इसको मेमोराइज़ करते हो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट जितना मैंने समझाना था वो समझा दिया। अच्छा, अब आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा, आइसोटोप सिंपल सी बात, वो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट्स के जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होता है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब ये मैंने आइसोटोप लिखे कार्बन के, तीनों आइसोटोप है। अगर तुम ये देखो, ठीक है, ऊपर 12, 13, 14, ये क्या है, अगर हम गौर करें ये क्या है, ये तीनों चीज़ें क्या हैं बेटा, तो ये क्या न्यूक्लियन नंबर है तीनों के तीनों। तो अगर तुम देखो तो मैं ये भी डेफिनेशन लिख सकता हूँ कि जो एटॉमिक नंबर हैं वो सेम है बट न्यूक्लियन नंबर डिफरेंट हो, ठीक है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर या सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूक्लियन नंबर, वो भी क्या है, आइसोटोप से। या तुम ये भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है,
सेम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। सर न्यूट्रॉन्स कैसे डिफरेंट दिख रहे हैं, ये तो न्यूक्लियन नंबर है। तो बेटा अगर गौर करो तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये जो न्यूक्लियन नंबर है बेसिकली सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम ही है तो बेटा ये न्यूक्लियन नंबर फिर क्यों चेंज हो रहा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदल रहे होंगे, इस वजह से चेंज हो रहा होगा। तो मैंने देखो इसी का न्यूक्लियस दिखाया है। तो देखो 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन सब में, लेकिन अगर न्यूट्रॉन देखो मैंने कैसे निकाला 12 - 6 करके, तो न्यूट्रॉन 6 हो गया। 13 - 6 करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 7 हो गए। 14 - 6 करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गए 8 हो गए। तो बेटा तुम ये भी लिख सकते हो डेफिनेशन, या न्यूक्लियन नंबर और एटॉमिक नंबर की टर्म्स में भी लिख सकते हो, मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे ये लेक्चर एंड होता है, बेसिक पार्ट था, ठीक है। और मैं तुम्हें बता देता हूँ हमने क्या क्या इस छोटी सी वीडियो में कंप्लीट कर लिया। ये कर लिया हमने, ये वाला पार्ट कर लिया, ये वाला पॉइंट कर लिया, ये वाला पॉइंट कर लिया एंड ये वाला पॉइंट कर लिया, ठीक है, और ये वाला पॉइंट भी कर लिया, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ तुम लोग के लिए, ताकि तुम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर सको। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।